ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्टि केयूरवांगनगर कुंडल मां किरीटी हारय हिरण्य विपुर्ध शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपतये अनुकंपय मां भक्ता गणार्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से हम रखने वाले हैं आपके लिए सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि का स्वामी बुध और बुध उच्च के होने जा रहे हैं, स्वग्रही होने जा रहे हैं। सूर्य के साथ बुध केतु के साथ बड़ा सुंदर योग उनका बनता दिखाई देगा और ये सूर्य का परिवर्तन जो है बुध के साथ जो होने वाला है बहुत ही विशेष रहने वाला है आपके लिए। यदि हम बात करें 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य ये 31 दिनों के लिए परिवर्तन का योग बनाएंगे और कन्या राशि में बुध के साथ काफ़ी दिन तक रहेंगे, केतु के साथ काफ़ी दिन तक रहेंगे। और ये ओवरऑल कन्या मिथुन राशि के संबंध में यदि बात करें तो कई मामलों में बहुत अच्छा योग बन सकता है आपके लिए, क्योंकि बुध वहाँ स्वग्रही होकर अपनी राशि के अनुसार से उच्च के होकर योग बनाते दिखाई देंगे। बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग कई मामलों में बन सकते हैं। लेकिन विश्व के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये सूर्य का जो पदार्पण है कई मामलों में बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य इन दौरान जब रहेंगे वहाँ पर चतुर्थ भाव में आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें मिथुन राशि वालों के लिए, सिंह से निकलकर जब कन्या राशि में जाएंगे चतुर्थ भाव में जाएंगे तो तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में जाना। चतुर्थ भाव जो ग्रह का माना जाता है, माता पिता का भाव, माता का भाव माना जाता है, भूमि का भाव माना जाता है, मकान का भाव माना जाता है, सुख का भाव माना जाता है। सूर्य क्रूर ग्रह है। ये जो योग बनाएंगे वहाँ पर कई मामलों में आपको सावधानी भी रखने की ज़रूरत है। जैसा हमने कहा कि कई प्रकार के योग बनेंगे। सूर्य वहाँ केतु के साथ बुध के साथ विराजमान होंगे, साथ में चंद्रमा भी आ जाएंगे। चंद्रमा के साथ साथ होते हुए मंगल की दृष्टि, जो लग्न में मंगल आपकी कन्या मिथुन राशि के बाद में वहीं लग्न में चलते हुए मंगल चतुर्थ दृष्टि से इन समस्त ग्रहों को देखेंगे भी। ये एक दुष्ट योग बन जाएगा। ये दृष्टि का योग जो बनेगा विशेष तौर पर दुष्ट प्रभाव और अशुभ प्रभाव को उत्पन्न करने वाला रहेगा। 1 से 4 अक्टूबर के बीच में ये चतुर्ग्रही योग बनेगा और उन्हीं दौरान ग्रहण भी पड़ जाएगा। उससे ठीक 15 दिन पहले दूसरा ग्रहण इस कन्या राशि में चलते हुए सूर्य के कारण से ही बनता दिखाई दे रहा है। एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण, और जहाँ जहाँ ग्रहण पड़ेगा ये वाला वहाँ के लिए अशुभ योग बनता दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत में नहीं पड़ रहा है ये ग्रहण। उपद्रवकारी योग बना सकता है ये ग्रहण। विशेष तौर पर कहा जाता है आपदाओं का योग बन सकता है इन प्रभाव के साथ साथ। भूस्खलन, अग्निकांड इत्यादि और साथ साथ कई प्रकार के ज्वालामुखी इत्यादि के योग भी बन सकते हैं। नाटो इत्यादि देशों के लिए तो किसी प्रकार भी ठीक नहीं दिखाई देता। रशिया इत्यादि में, यूएसएसआर में और यूएसए में भी ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा, तो इस कारण से वहाँ थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। यदि मिथुन राशि के संबंध में यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर ये ग्रह जो है थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य का पदार्पण चतुर्थ भाव में हो रहा है और माता का भाव है, सामने पिता का भाव है। तो माता पिता, बड़े गुरुजनों इत्यादि से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अंतर विरोध न उत्पन्न हो। ये अंतर विरोध यदि उत्पन्न हो तो कहीं ना कहीं कष्ट देने का योग बन सकता है। शांत रहकर उनका सम्मान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह संबंधी कार्य, घर सौंदर्यीकरण का कार्य, विशेष तौर पर बहुत सारी बागवानी इत्यादि में आपका मोह ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर इन सब चीज़ों में, लेकिन कोई गुप्त चिंता लगातार परेशान करने के योग भी बना सकती है। ऐसे में थोड़ी सी प्रवृत्ति को कोमल रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ी प्रवृत्ति जो है, थोड़ी नेचर जो है कठोरता की तरफ जाती दिखाई दे रही है। यदि व्यवसाय के संबंध में बात करें तो ऐसे में ग्रह दिखाते हैं कि विशेष तौर पर आपके लिए इन दौरान लकड़ी इत्यादि का थोड़ा काम कम करने का प्रयास करना चाहिए। लोहे इत्यादि से नुकसान होने के योग, लकड़ी इत्यादि से नुकसान होने के योग बन सकते हैं। वहीं कपड़े इत्यादि, चांदी इत्यादि, सफ़ेद चीज़ों इत्यादि से कहीं ना कहीं लाभ होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग शेयर इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए इन मामलों में। चांदी इत्यादि, कपड़े इत्यादि के काम में और ऑर्नामेंट्स के इत्यादि काम में वो कहीं ना कहीं लाभ दे सकता है, लेकिन वहीं लकड़ी और जो काम में और ख़ासतौर पर लोहे के काम में कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करें। उपाय क्या किया जाए इन सब का? जैसा हमने कहा बुध तो बहुत अच्छा उपाय आपके लिए योग बना रहा है, लेकिन वहाँ पर सूर्य के कारण से बुध अस्त हो गए हैं, तो बुध को थोड़ी शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुध को शक्ति देंगे तो वो आपके लिए राशि के स्वामी है और विशेष तौर पर उच्च होने के योग बन रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। गौ सेवा करने का प्रयास करें, पालक का दान करने का प्रयास करें, थोड़ी सी मूंग साबुत जो होती है पानी में भिगो दीजिए, बुधवार के बुधवार गाय को डाल दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है।
एक बात का और ध्यान रखिए, बुध हो गए अस्त, उच्च के होकर बुध अस्त चलेंगे तो ऐसे में थोड़ी समस्याएं ये अननेसेसरी की जो देंगे उसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको आपके लिए क्या ध्यान रखना है वो भी आप समझ लीजिए। अपशब्द ना निकले। जब बुध अस्त हो जाते हैं चीज़ें थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज करने के योग बनाते हैं और ऐसे में थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ सकती है और उससे अपशब्द मुख से बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जितने अपशब्द निकलेंगे मुख से ये सूर्य बुध केतु का प्रभाव जो है उतना नेगेटिव हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और विशेष तौर पर थोड़ा एक्सपीरियंस जितना लो उसका उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जितना एक्सपीरियंस का उपयोग करेंगे, शांत भाव से काम करेंगे उतना अच्छा हो सकता है। एक काम करें, नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर एक बिल्वपत्र का पत्ता लेकर, बिल्वपत्र का संबंध बुध के साथ भी है और सूर्य के साथ भी है, तो ऐसे में खासतौर पर बिल्व का वृक्ष जो होता है, बिल्व का जो पत्ता होता है उससे एक पत्ता तोड़कर वो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, सबसे श्रेष्ठ कार्य रहेगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर ये उपाय करना इन दिनों आपके लिए समस्त कष्टों को दूर करने वाला योग बनाएगा। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर व्यक्ति के हर जीवन में अवश्य होता है। कण कण पर ग्रहों का प्रभाव होता है। सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है और सूर्य तो नित्य प्रति हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि बाकी समस्त देवताओं के लिए तो आराधना पड़नी पड़ती है, वर्षों तक उनकी साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है, लेकिन सूर्य चंद्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, नित्य प्रति अपने समय पर अपना दर्शन इस संसार को देते हैं और अपने कार्य में संलिप्त रहते हैं। और इस सूर्य की वजह से ही संसार में समस्त कार्य चलते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो बादल हो, सब प्रकार से वर्षा इत्यादि समस्त प्रकार से सूर्य ही उनके मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इसलिए सूर्य का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। प्रत्यक्ष प्रभाव तो समस्त संसार को पता ही है, अप्रत्यक्ष प्रभाव ज्योतिष ने उसका अनुसंधान शोध कर समझने का प्रयास किया और वही हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। और सूर्य को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। उन सब उपायों को आप करें तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। शास्त्र में अनेक प्रमाण उपस्थित है जिनके द्वारा सूर्य के विभिन्न उपायों को हमें अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के देवता जो विशेष तौर पे कहे जाते हैं, सूर्य की जो आराधना की जाती है गायत्री के अंतर्गत की जाती है और सवितुर देवता उनके हैं, गायत्री छंद है विशेष तौर पर। और समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देना सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति में बताया गया है। सूर्य को अर्घ्य देने का भी एक पूर्ण वैज्ञानिक तरीका है। किस प्रकार से सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ये नहीं कि केवल लोटा लेके जल डाल दिया। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की और जर्मन साइंटिस्ट ने उसको प्रत्यक्ष रूप से आज मॉडर्न तरीके से समझाने का प्रयास किया कि होता क्या है कि सूर्य को जल देने से। हमारे प्राचीन पद्धति है सूर्य को जल देने की, जल में खड़े होकर और आधा अंग जो है शरीर का मध्य भाग तक जल के अंदर रहना चाहिए और फिर सूर्य को जल देते वक्त सूर्य का दर्शन करते हुए लोटे को अपने सिर से ऊपर ले जाने के बाद उस पानी को वहाँ सूर्य को उपस्थित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन साइंटिस्ट ने, जो जर्मन के साइंटिस्ट उन्होंने ये उपस्थित किया कि जब शरीर पे जो किरणें उस जल से निकल कर आती हैं वो जीवनी तरंगों का, जीवनी शक्ति का आपके शरीर में जो उस पानी से छन कर आपके शरीर में आ रही हैं तो वो विशेष तौर पर बहुत ही प्रभावी होती हैं और जीवनी शक्ति को प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ मेघ स्नान का भी बड़ा वर्णन आता है। उसमें भी जब सूर्य निकला हुआ हो और तब बारिश पड़ रही हो और यदि वो बारिश सूर्य के जो किरणें हैं उनसे चार्ज हो जाती है और वो पानी जब शरीर में पड़ता है तो वो भी जीवनी शक्ति का और बहुत सारे शरीर में आदि व्याधियों को दूर करने के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस जो बारिश में जब सूर्य निकल रहा और उस समय जब मेघ पड़ रहा हो, बारिश पड़ रही हो, तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान से माना जाता है। उस बारिश में भीगना सब प्रकार से, बारिश का पानी शरीर में पड़ना सब प्रकार से शुभ और विशेष तौर पर बीमारियों को दूर करने वाला, जीवनी शक्ति को संचार करने वाला माना जाता है। तो इसी प्रकार से जब वैज्ञानिक जो बाहर से जर्मन ने साइंटिस्ट आए और उन्होंने हेल्थ मैगजीन में उनका एक आर्टिकल भी विशेष तौर पर छपा जो लंदन से छपती है। तो सोचें, भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को जो समझाया गया वो कहीं ना कहीं आदि भौतिक आदि दैविक के साथ साथ वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी सत्य रूप से प्रतिष्ठित बैठती है। तो हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य का प्रभाव आपने समझा, किस प्रकार से सूर्य परिवर्तन होते हैं और सूर्य का परिवर्तन का प्रभाव जो आप पर पड़ रहा है उसमें आप अनेक प्रकार से उनको ठीक करने के लिए
मंत्र जप कर कर अनेक प्रकार से समस्याओं को ठीक करने के लिए उसका रास्ता अपना सकते हैं। तो आप सबको उनका मंत्र जप और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य के निमित्त गेहूं का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो आप अवश्य रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है और इन उपचारों को कर कर आप उन समस्याओं को ठीक करने का रास्ता भी बना सकते हैं जो जीवन में सूर्य के द्वारा और विभिन्न ग्रहों के द्वारा उपस्थित होती हैं।